नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आइए आज हम बात करते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है आज, और इसमें हम आज स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे दोस्तों घनकोण क्या होता है, मीन्स सॉलिड एंगल क्या होता है। आप सभी लोग समतल कोण के बारे में जानते हैं, समतल कोण क्या होता है। आइए हम इसको भी डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं घनकोण पे, और उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, और वैद्युत फ्लक्स के बाद जस्ट बाद आएगा गॉस थ्योरम। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ये चैप्टर डिफेंस एग्जाम के लिए, मीन्स एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एंगल है, एक ही हमारे पास हमने ले लिया वृत्त। अगर ये हमारा एक वृत्त हम इसको मान लेते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर इसको वृत्त मान लेते हैं तो वृत्त का ये जो चाप है, आर्क है, इस चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग समतल कोण कहते हैं। मीन्स अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, मीन्स बनाया गया कोण, समतलीय कोण कहलाता है। दोस्तों आपको ये मालूम हो गया है कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। जनरल जो आप एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, वो हमारा यहाँ पे समतलीय कोण होता है। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं घनकोण क्या होता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार जो गोले का पृष्ठ होगा, गोले के पृष्ठ द्वारा दोस्तों ये हमारे पास अगर ये गोला है तो गोले का ये जो सरफेस है, हमने ये पृष्ठ ले लिया है, ये जो हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। इस गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाए यहाँ बनेगा, इस कोण को ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये हमारा सॉलिड एंगल होगा। जैसे कि आपने कोन देखी होगी, बर्थडे कैप देखी होगी, कैप भी उसी प्रकार की होती है, आइसक्रीम की कोन देखी होगी, तो उसके सेंटर पर जो एंगल ड्रा होता है ये हमारा घन कोण होगा। तो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। और दोस्तों इसे हम लोग ओमेगा से व्यक्त करते हैं। टोटल जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा घनकोण बनता है दोस्तों, उसे हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये अल्प पृष्ठ डीए द्वारा अंतरित कोण है, इसे हम लोग डी ओमेगा से लिखेंगे। दोस्तों अब इसके बाद अगर हम बात करते इसी में, यदि गोले की त्रिज्या, दोस्तों अगर हमारे पास गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो दोस्तों जो घन कोण होगा डी ओमेगा, ये दोस्तों हमारे पास डी ओमेगा होता है त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एरिया उसका डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे। आप इससे भी मालूम कर सकते हैं कि चूंकि दोस्तों हमारे पास सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, आप इससे भी सीख सकते हैं। यहाँ पे घन कोण हमारे पास डी ओमेगा है, तो कोण के स्थान पे घन कोण आ गया, और चाप ये वृत्त के लिए होता है दोस्तों फार्मूला, तो गोले के लिए इसी प्रकार चाप के स्थान पे क्षेत्रफल आ जाएगा इसका डीए, और त्रिज्या के स्थान पे राउंड फिगर में गोले के लिए आर स्क्वायर की बात होती है। वृत्त होगा तो सिर्फ आर रहेगा।
गोला रहेगा तो गोला आप जानते हैं राउंड फिगर होता है, स्क्वायर शेप में होता है, मतलब गोला ऐसे भी सरफेस मिलता है और ऐसे भी सरफेस मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रेडियस का स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारे पास घन कोण का फार्मूला हो गया, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों अगर हम बात करें, यदि जो हमने गोला लिया है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, अगर हम गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे घन कोण, इसलिए डी ओमेगा इक्वल टू क्षेत्रफल के स्थान पे दोस्तों हम लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल हमारे पास क्षेत्रफल हो गया। तो हमारे पास दोस्तों जो ये डी ओमेगा है, संपूर्ण की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा लेंगे और ये टोटल घन कोण हमारे पास ओमेगा बन जाएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घन कोण होगा, संपूर्ण गोले की बात करेंगे तो हमारे पास 4 पाई हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एक हम लोग केस और भी इसका देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट की। और केस नंबर फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास बोला जाए जो घनकोण लेंगे वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाए। एक सेकंड दोस्तों, शेप सही नहीं है। ये सेंटर हो गया और यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब दोस्तों इसको होना चाहिए था इस प्रकार से, ऐसे होना चाहिए था, और इसे ना हो करके ये कुछ थीटा कोण पे ऐसे एंगल ड्रॉ कर रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया बनेगा इसका, ये एंगल के सापेक्ष डी ए कॉस थीटा, इसके दो कंपोनेंट दोस्तों बन जाते हैं। एक डी ए कॉस थीटा बन जाएगा और ऊपर की ओर बन जाएगा ऊर्ध्वाधर डी ए साइन थीटा। इसकी हमारे पास ये त्रिज्या आर हो गई, सेंटर ओ, ये एंगल इसका वही हमारे पास डी ओमेगा। अगर दोस्तों जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का जो यहाँ पे क्षेत्रफल है वो सरफेस से थीटा कोण बना रहा हो, कुछ इस प्रकार से ऐसे थीटा कोण बना रहा हो, तो यहाँ पे दोस्तों जो घनकोण होगा डी ओमेगा वो बन जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं दोस्तों इसके बाद वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखते दोस्तों ये क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की हम बात करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया जाए, तो उस काल्पनिक पृष्ठ के भीतर से जितनी बल रेखाएं होकर गुजरती हैं उन बल रेखाओं की संख्या को ही दोस्तों वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। दोस्तों ये मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें हमारे पास कोई एक काल्पनिक पृष्ठ हम ले लेते हैं, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई और हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास दोस्तों ये डी ए है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या
वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और दोस्तों इसे हम लोग फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से फिगर से ले लें, यदि यहाँ देखते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में स्थित पृष्ठ क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई हो तो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई वेक्टर ई डॉट dA। दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास अल्प क्षेत्रफल dA से। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोस्तों इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन मीन्स दोस्तों ये बंद पृष्ठ की बात होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फाई ये क्लोज इंटीग्रल dA इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों टोटल, ये कैपिटल ए टोटल क्षेत्रफल की बात हो जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, ये आपका बन जाएगा। और अगर इसी में हम बात करें, इसी को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट dA। ये भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए ही वैद्युत फ्लक्स होता है। और दोस्तों इसके भी कुछ केसेस हैं, उनकी भी हम बात करते हैं और देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का और भी कौन सा फार्मूला बनता है। ये भी हमारा वैद्युत फ्लक्स है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये अल्प पृष्ठ के लिए हो गया। संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी यही बनेगा, बस यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल लग जाएगा, बंद पृष्ठ की बात होती है यहाँ पे। और इसके दोस्तों हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे केस है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का केस नंबर फर्स्ट है। दोस्तों यदि जो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टरों ई व dA, इसके बीच अगर हम कोण की बात करें दोस्तों, के बीच कोण थीटा हो, तो वेक्टर ई डॉट dA दोस्तों आप सभी ने वेक्टर केस में पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा वेक्टर ई डॉट dA इक्वल टू बन जाएगा ई dA कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ पे इसकी आप बात करते हैं और इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अतः आप सभी जानते हैं, अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के अगर हम बात कर लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट dA इक्वल टू इधर भी क्लोज्ड इंटीग्रल ई dA कॉस थीटा। परंतु दोस्तों आप सभी जानते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल dA ये हमारे पास डिनोट करता है टोटल क्षेत्रफल को, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल dA के प्लेस पे हो जाएगा, इसके स्थान पर केवल ए आ जाएगा, हमने इसको ए दिखाया है, तो हमारे पास ये भी बन जाएगा। आते हैं इसके नेक्स्ट केस की बात करते हैं। केस नंबर दोस्तों ये हमारा सेकंड है। यदि
अभी हमने जो दोस्तों केस बनाया था वहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वैद्युत पृष्ठ होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, वो पृष्ठ के लंबवत हो तो क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा। यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के लंबवत हो, लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर की बात करते दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास सरफेस हो गया और इसके लंबवत दोस्तों ये बल रेखाएं हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल ये हमारे पास दोस्तों डीए ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों लंबवत परपेंडिकुलर जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, ये लंबवत बल रेखाएं हैं, लेकिन आप दोस्तों देखेंगे जो इस पृष्ठ का जो अक्ष होगा, पृष्ठ का जो अक्ष होगा वो बल रेखाओं के समांतर होगा। यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। हम लोग करते क्या है, बस लंबवत के केस में हम लोग 90 डिग्री रख देते हैं, पर यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि बल रेखाएं पृष्ठ के अक्ष के किस डायरेक्शन में है। जैसे ये पृष्ठ हो गया, सरफेस हो गया, अब पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं जा रही हैं, तो इस पृष्ठ का जो अक्ष होगा, अक्ष ही तो बल रेखाओं के समांतर हो गया। और समांतर के केस में आप जानते हैं कि एंगल 0 डिग्री होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो फाई ई होगा, ई ए कॉस थीटा के प्लेस पे दोस्तों 0 डिग्री, तो ये हमारे पास बचेगा ई इंटू ए। ये दोस्तों हमारे पास बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स। अब इसी में दोस्तों दूसरे केस की हम बात करते हैं। केस नंबर 3 है दोस्तों। अगर यही बल रेखाएं, अगर आपसे बोला जाए दोस्तों ये पृष्ठ के समांतर चल रही हूं कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए दोस्तों हम इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये पृष्ठ हो गया हमारे पास और बल रेखाएं भी ऐसे ही जा रही हैं, समांतर हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखे देते हैं यदि बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हों तो एंगल तो थीटा डिग्री हो जाएगा हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा के प्लेस पे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दोस्तों टोटल यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे 2 केस पढ़े हैं वैद्युत फ्लक्स के, और एक केस हमारा ये नया फार्मूला डिराइव हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की मात्रक और इसकी विमा को देख लेते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की मात्रक और इसकी विमा की डायमेंशन की बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, चूंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक आप सभी जानते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मात्रक बन जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये बटे का जो आता है इसको हम लोग प्रति में लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रति कूलाम, या इसी को आप दोस्तों लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं कि डिफेंस के एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको। फाई ई की विमा, यहीं से हम लोग दोस्तों कैलकुलेट भी करते हैं, यहीं से फाई ई इक्वल टू ई ए डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से। वैद्युत क्षेत्र ई की विमा लिखेंगे। अगर आपको इसकी नहीं मालूम है तो आप फिर से वही फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला F अपॉन, यहाँ से आप बना सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम लिखा तो यहाँ से आप न्यूटन जानते हैं बल का मात्रक तो F, और कूलाम आवेश का तो F अपॉन Q, N2 में क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप इजिली आप डायमेंशन रख सकते हैं। बल का, यहाँ पे बल की विमा हो जाएगी MLT-2, और दोस्तों ये क्षेत्रफल की विमा मीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ है यहाँ पे दोस्तों, एक क्षेत्रफल है इसकी L स्क्वायर होती है, और होल अपॉन में Q आवेश की विमा दोस्तों 80 होती है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों ML3, और ये T ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1, ये दोस्तों हो गई इसकी विमा। आप देख सकते हैं आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है फाई ई की। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछ लेता है एग्जाम में कि वैद्युत फ्लक्स इसकी MKS सिस्टम में इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग यही मात्रक को लिख के चले आते हैं और ये गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, MKS पद्धति में फाई ई का जो मात्रक होगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ डायमेंशन से कैलकुलेट करते हैं। M क्या है, द्रव्यमान, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। ये L क्यूब, तो इसको लिखेंगे दोस्तों ये मीटर हमारा हो गया, मीटर क्यूब। और ये T का मतलब हो गया हमारे पास दोस्तों सेकेंड -3, और A का मतलब दोस्तों ये हमारे पास एम्पियर -1। ये दोस्तों हमारे पास एम्पियर सिस्टम में मात्रक हो गया। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए आप इसको आसानी से याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, गॉस थ्योरम की बात करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी नेक्स्ट टॉपिक को कल आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।